नमस्कार ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका अंजू जी याद करने के लिए, और आपके सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। सर, ये इंडिया अलायंस में कौन सी खिचड़ी पक रही है? देखिए, चौथी बार मिले, ना तो संयोजक बना पाए, ना ही नाम पर कोई तय हुआ है, ना एजेंडा सेट हुआ है, ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। हो क्या रहा है? बस मिलते हैं और चाय बिस्किट पर बात खत्म हो जाती है। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री पद का चेहरा तो सामने आ गया है। अभी अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के हवाले से खबरें चल रही हैं कि उन्होंने कहा है कि एक दलित चेहरा यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाइए। हम्म। और वो बताते हैं कि इस बात पर भी सहमत हैं कि अगर चाहें तो अभी संयोजक भी उन्हीं को बना दें। तो ये तो बहुत बड़ा एक तरीके से त्याग है ममता बनर्जी का और केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि इन दोनों को भी इंडी अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार माना जा रहा था और सीरियस उम्मीदवार माना जा रहा था। अरविंद केजरीवाल को माने ना माने, पर ममता बनर्जी तो ये उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि पश्चिम बंगाल से जो 42 सीटें आती हैं लोकसभा की, उनमें से वो 30, 32, 35 सीटें तो ले ही आएगी। तो जिसके पास इतनी सीटें होंगी तो वो तो प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी ठोक ही देगी। तो वो इतना महान त्याग कर रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उन्होंने आगे कर दिया है। तो इससे पता चलता है कि कितने बड़े त्यागी हैं, बलिदानी हैं, और किस तरीके से मतलब त्याग की भावना रखते हुए इस गठबंधन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और कांग्रेस का ही कोई नेता प्राइम मिनिस्टर बने ये भी चाह रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा उनका कहना चाहिए कि सेक्रीफाइस। स्टेप है और सैक्रिफाइस है। लेकिन इसके पीछे है क्या, ये समझने की जरूरत है। बिटवीन द लाइंस क्या है एक्चुअल में? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वो ये कह गए ना कि हमें राहुल गांधी स्वीकार नहीं है नेता के तौर पर या प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर। या अगर सोनिया गांधी अभी भी ये ख्वाब देख रही हैं, या कांग्रेस के जो उनके परिक्रमा करने वाले हैं राहुल गांधी के, वो ये ख्वाब देख रहे हैं कि ये जो इंडिया अलायंस की खिचड़ी पकने का नाम नहीं ले रही है। पटना में भी चढ़ाई गई कढ़ाई, उसके बाद बेंगलुरु में चढ़ाई गई, मुंबई में चढ़ाई गई, अब दिल्ली में कोशिश की गई कि अलग अलग राज्यों में शायद मौसम बेहतर हो, वहां की आंच शायद कुछ काम कर जाए। लेकिन यहाँ भी खिचड़ी पकती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अंतर विरोधी बयान आ रहे हैं। सीताराम येचुरी कुछ कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनकार तो नहीं किया है कि उनके नाम नाम को की प्रस्तावना दी गई है इन दोनों महानुभावों की ओर से, पर ये कहा कि जब जनादेश आएगा, जब बहुमत मिलेगा, तो तब चेहरा तय कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कांग्रेस के घर में आग लगा गए। आपको याद होगा अंजू जी, 1998 में चचा केसरी टॉयलेट में थे जब उनकी नेम प्लेट वगैरह उखाड़ करके बाहर फेंकी गई, और बेचारे ठीक से धोती भी नहीं बांध पाए थे। उनको ऐसे ही पैदल भाग करके अपनी गाड़ी में बैठना पड़ा था और उनको कांग्रेस ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। क्यों निकाला था? क्योंकि चचा केसरी को ये गलतफहमी हो गई थी कि जो आने वाला चुनाव है उसमें पीएम फेस मैं बन सकता हूं, और वो बिहेव भी कुछ ऐसा ही करने लगे थे। तो सीताराम केसरी जो हैं वो दलित चेहरा थे, उनके साथ अगर कांग्रेस ये बिहेव कर सकती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ क्या कर सकती है, ये तो आप कल्पना कर लीजिए। और सोनिया गांधी ये तो कभी बर्दाश्त करेगी नहीं कि इतना महान त्याग उन्होंने किया 2004 में प्रधानमंत्री ना बन करके। वो तो इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा जो है मैच्योर हो, प्रधानमंत्री बनने के लायक हो, और फिर मैं इसकी ताजपोशी कराऊं। और राहुल गांधी कोशिश तो कर ही रहे हैं, 2014 में भी कोशिश की थी, 44 सीटों पर रह गई कांग्रेस, कोई बात नहीं। 2019 में 52 सीटें हो गई बढ़कर के, अब 2024 में और 8 सीटें बढ़ जाएंगी उस हिसाब से, जैसे 5 साल में सीटें बढ़ने का इनका क्रम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी शायद 50 साल तो लगेंगे कांग्रेस को बहुमत हासिल करने में, तब तक राहुल गांधी बुढ़े हो चुके होंगे, मैच्योर हो तो जाएंगे राहुल और नहीं। जी कुछ ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे तब तक, जैसी मैच्योरिटी अब दिखाई दे रही है।
तो ममता बनर्जी और केजरीवाल बहुत ही शातिर हैं, चतुर सुजान हैं, पॉलिटिशियन घुटे हुए हैं। उनको पता है, अरविंद केजरीवाल को तो पता है कि परसों के बाद मैं बाहर रहूंगा कि नहीं रहूंगा कुछ पक्का नहीं है। और मेरा तो वैसे भी दावा बनेगा नहीं, जितने ये इंडिया अलायंस में घुटे हुए सारे लोग बैठे हुए हैं। और उससे पहले तो ममता बनर्जी अपना दावा ठोकेगी कि साहब मैं इतनी सीटें लाई हूं तो मैं बन सकती हूं। इसके अलावा भी कुछ चेहरे होंगे। नीतीश, आपने जिक्र किया नीतीश बाबू, लेकिन ये सब ऐसे चेहरे हैं जो अंदर से बहुत बुरी तरीके से घबराए हुए हैं, जिनको अब अपने ऊपर भी भरोसा रह नहीं गया है। अंजू जी, एक बात बताइए, ये 28 दल इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि सामने एक बब्बर शेर खड़ा हुआ है, और वो ऐसा है कि एक हुंकार भरता है तो जंगल में जो है भगदड़ मच जाती है। कोई इधर को भागता है, कोई उधर को भागता है। और ताजा उदाहरण जो है उसका ये 3 राज्यों के चुनाव नतीजे हैं। उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट के जो 3 राज्यों के नतीजे आए हैं, उन्होंने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में रत्ती भर भी कमी नहीं है। तो इनको लगता है कि भाई कम से कम सारे इकट्ठे होकर के पब्लिक में एक मैसेज तो दे सकते हैं कि भाई हम सब एक हैं। अब वो सीट शेयरिंग की बात हो, संयोजक चुनने की बात हो, कोई लोगो तय करने की बात हो, पीएम का चेहरा तय करने की बात हो, यहाँ तक के प्रवक्ता तय करने की बात हो। मुंबई में कहा गया था बहुत बड़ा, वो उसको गांव में कहते हैं कि बड़ा जो है, बड़ा झूठ बोलने को गड़ंगा कहते हैं, कि गड़ंगा मारा था कि दिल्ली में सचिवालय बनाएंगे, इसका इंडिया अलायंस का कोई बड़ा सचिवालय बनाएंगे। बन गया क्या? संयोजक तय हो गया क्या? लोगों तक तय नहीं कर पाए, और तो बात छोड़ दो। अच्छा, दूसरी बात ये है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी को हटाने की बात करते हैं, संयोजक कौन होगा इसकी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को ये नहीं बता रहे कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं हम इससे क्या बेहतर करके दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप जब तक इस देश की जनता के सामने ये बात नहीं रखेंगे कि साहब हम नरेंद्र मोदी से इस तरीके से बेहतर करेंगे, ये हमारी नीतियां हैं, ये हमारे कार्यक्रम है, ये हमारी दृष्टि है, और ये हमारी नीयत है, आप तो अभी जो बेसिक चीजें हैं उन्हीं में उलझे हुए हो। और मैसेज क्या जा रहा है पब्लिक में? जितनी भी बीच में खबरें आई हैं, अब पब्लिक इतनी नासमझ तो रह नहीं गई है कि उसकी स्मृति इतनी कमजोर होती है। अभी किस तरीके से वो झारखंड में इनके एक नेता के यहाँ 351 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। किस तरीके से कांग्रेस और दूसरी पार्टियां अपनी तिजोरियां भरने में लगी हुई हैं। ममता बनर्जी का एक शिक्षा मंत्री था, पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उसके यहाँ से 54 करोड़ का कैश मिला था। अलग अलग राज्यों में ये सारे के सारे इन्हीं के भंडाफोड़ क्यों हो रहे हैं? इन्हीं के यहाँ से तिजोरियों में और बिस्तर में और दीवारों में चुने हुए नोट क्यों मिल रहे हैं? तो इससे मैसेज तो ये जा रहा है कि इनको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सत्ता चाहिए ताकि एक तो जो इनके ये भंडाफोड़ हो रहे हैं, इनकम टैक्स रेड पड़ रही हैं, सीबीआई ईडी जो है इनको तलब करके पूछताछ कर रही है, एक तो ये किसी तरीके से बंद हो जाए। पर ओमकार जी, एक चीज मैं जानना चाह रही हूँ आपसे कि जाए, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये कुछ ढूंढ निकाल पाए तो शायद उसकी जो तस्वीर है उसको बदरंग कर, इसके अलावा कोई दूसरा मुझे लगता नहीं। ओमकार जी, ये समझाइए कि ये बताइए कि ममता बनर्जी और केजरीवाल ने जो दांव खेला है, खड़गे का नाम आगे कर दिया, भले ही खड़गे ने कहा कि अभी तो हमको चुनाव पर ध्यान देने की जरूरत है, इस पर तो सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन सोनिया गांधी को क्या ये मंजूर होगा कि खड़गे का नाम आगे कर दिया जाए? वो तो राहुल गांधी के लिए ही बैठी हुई है कि वो पीएम पद के उम्मीदवार बने। ये डील या जो भी दाव खेला इन दोनों ने, ये सोनिया को तो कतई मंजूर नहीं होगा। देखिए, पहले तो आते हैं इस बात पर
कि राहुल गांधी को सोनिया गांधी अगर प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं तो उसका आधार क्या है? मतलब राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के लायक कुछ गुण हैं या नहीं है? आज का जो घटनाक्रम था, कल का जो घटनाक्रम था, वो क्या शो करता है? 19 दिसंबर को जो कुछ हुआ है संसद के गेट पर, ममता बनर्जी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी, जो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति की नकल उतार रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे, और मिमिक्री भी नहीं थी वो। मिमिक्री आप मुंह से करें समझ में आता है, चल जाता है, लोग हंस लेते हैं, अपना आनंद की अनुभूति लेते हैं और निकल लेते हैं। वो जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज जो अपने जगदीप धनखड़ साहब की एक्टिंग कर रहे थे, शरीर से जो कर रहे थे, ये बेहद आपत्तिजनक है। आप किसी की मतलब शारीरिक इस तरीके से एक्टिंग करने की कोशिश करें, और उस पर जिनको राहुल गांधी को सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, वो क्या कर रहे थे वहां पर? वो वीडियो बना रहे थे। किस लिए बना रहे थे? क्यों बना रहे थे? क्या जवाब है उनके पास? और क्या ये स्तर है राहुल गांधी का जो उन्होंने शो किया है आज, कि कहीं कोई तमाशा हो रहा है, कहीं कोई बाजीगर है, मदारी है, और वो तमाशा दिखा रहा है? जैसे वो गली नुक्कड़ पर खड़े हुए वो छिछोरे लड़के होते हैं, वो तालियां बजाते हैं, मजा लेते हैं, और कोई ढेला उछाल देता है किसी सांप की तरफ या किसी मदारी के किसी करतब पर, जिस तरह की हरकतें करते हैं, अपना मोबाइल निकाल करके आप वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। ये क्या शो कर रहा है? आप क्या वाकई सीरियस हैं कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? आपसे संगठन संभल नहीं रहा है, कांग्रेस पार्टी संभल नहीं रही है, कांग्रेस का आपने भूस भर दिया है, भट्टा बना करके छोड़ दिया है, और आप प्रधानमंत्री पद के सपने देख रहे हैं, और जो आपका आचरण है, जो आपके बयान हैं, वो इतने इमैच्योर हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी 13 दिसंबर की घटना के बाद इनका क्या बयान आया था? इन्होंने बयान दिया कि साहब देश में इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है कि देश जो है वो गुस्से से उबल रहा है, नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर के इतनी नाराजगी है। अरे भाई, कुछ शर्म कर लो, थोड़ी बहुत मतलब बोलने से पहले ये तो सोच लो कि अभी 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट मिला है। बिल्कुल। इन 3 राज्यों को क्या आप हिंदुस्तान में नहीं मानते हो? ये हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है तीनों राज्य? और तीनों राज्यों में अगर आप बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, इसका मतलब आप गौतम अडानी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, दुनिया भर की जो बातें करते हैं, इन 3 राज्यों की पब्लिक ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में महंगाई नहीं है और बेरोजगारी पर भी अंकुश है। ये इस बात का प्रमाण है कि इन तीनों राज्यों के युवाओं ने भी वोट दिया है, इन राज्यों की महिलाओं ने भी वोट दिया है। तो आप किसको भ्रमित कर रहे हैं? नंबर 2, चलिए मान लेते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, तो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर महंगाई है और बेरोजगारी है तो आप संसद पर अटैक कर दो, आप पार्लियामेंट में घुस जाओ, आप सिक्योरिटी को ब्रीच करो, जाकर के आप धुआं धुआं कर दो सदन को, और बाहर आप तानाशाही नहीं चलेगी और दुनिया भर के नारे लगाओ, पाखंड करो, और आपके वीडियो, आपके फोटोग्राफ जो हमलावर हैं वो ये शो करते हैं कि इनका कनेक्शन कांग्रेस से है और टीएमसी से है। बिल्कुल बिल्कुल। नीलम आजाद नाम की जो लड़की पकड़ी गई है, वो उसके तो वीडियो सामने आ गए कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, कांग्रेस को लेकर के आएंगे। और ये तो जांच पड़ताल चल रही है, और जब ये 15-20 दिन बाद जांच पड़ताल के नतीजे आएंगे, मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे ये लोग, जिस तरह की दिशा में ये जांच चल रही है। तो ऐसे में जो ये नए नए प्रपंच रचते हैं, पाखंड रचते हैं, और जो इनके चेहरे, असली चेहरे खुल करके सामने आ रहे हैं,
उससे परसेप्शन क्या बन रहा है हिंदुस्तान की जनता का इनके बारे में। एक तरफ नरेंद्र मोदी की प्रामाणिक लीडरशिप है और दूसरी तरफ इनके छिछोरेपन है, जो ये बार बार प्रतिपादित करते हैं और प्रदर्शित करते हैं। तो पब्लिक को तो बहुत आसानी हो जाती है ये चुनने में कि देश को चला कौन सकता है और देश का तमाशा बनाने पर कौन तुला हुआ है। बिल्कुल। सर, एक चीज और कि पहले दिन तो ये बड़े जोर शोर से चिल्लाए थे कि संसद पर हमला हो गया, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही बात ये पता चली कि इनके तार तो तृणमूल से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, तो सबके सुर बदल गए, सबके सब बेरोजगारी पर आ गए। और जो तमाशा आज प्ले कार्ड लेकर जिस तरह से कल ये संसद भवन में पहुंचे हुए थे, इन्होंने क्या बना दिया है उसको। और फिर 141 सांसद जो निलंबित हुए, उस पर बड़ा बवाल हो रहा है कि ये तो काला दिन है लोकतंत्र के लिए, इतनी ज्यादा तादाद में तो कभी भी सांसद निलंबित नहीं हुए हैं। इस तरह की बातें बोली जा रही हैं, बड़ा रोना धोना मचा हुआ है। एक्चुअल में जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। हम्म, हर सत्र से पहले ये कोई ना कोई ऐसा मुद्दा हाथ में लेते हैं या उसे पैदा करते हैं। टूल किट के हिसाब से इनकी सारी प्रोग्रामिंग होती है। एक दिन पहले जैसे मणिपुर की उन दो बहनों के शर्मनाक वीडियो सामने आए थे, एक दिन पहले। बाद में पता लगा था ना अंजू जी के 70 दिन पहले की वो घटना है वीडियो थे। और 70 दिन तक इन्होंने वो वीडियो दबा के रखा था कि ताकि जब संसद सत्र शुरू हो तो उससे एक दिन पहले इसको रिलीज किया जाए और पार्लियामेंट सेशन को बर्बाद किया जाए। इसी तरीके से पेगासस वाला मामला, इसी तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, इसी तरीके से बीबीसी की जो 2 किस्तों में डॉक्यूमेंट्री आई थी वो वाली, गौतम अडानी से रिलेटेड जो मसले थे, ये सारे के सारे किसी ना किसी संसद सत्र से 1 या 2 दिन पहले सामने आते हैं और इसके बाद ये डिस्ट्रॉय करते हैं पूरे सेशन को। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर सेशन चलेगा, शांति से चलेगा, तो मोदी सरकार जो है वो विधायी कार्य पूरे कर लेगी। जितने विधेयक पारित कराने होते हैं राष्ट्र हित में, समाज के अलग अलग हिस्सों के भलाई के लिए, वो अगर समय से पारित हो गए, वो अगर उनकी नियमावली बनने के बाद लागू हो गए, तो मोदी सरकार कह पाएगी कि भाई हमने जितने वादे किए थे हमने पूरे कर दिए हैं। इसके अलावा जो भी कानून लाए जाते हैं या कानूनों में संशोधन होते हैं, वो जो देश काल और परिस्थितियां होती हैं उसके मुताबिक उनमें संशोधन होते हैं और जो आम लोग हैं उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने में मददगार साबित होते हैं। लेकिन वो सब इनको नहीं करने देना है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में शांति रही, अगर ठीक तरीके से बहस हुई, अगर वो पारित हुए, तो मोदी सरकार को उसका लाभ मिलेगा। अब हंगामा करो, नारेबाजी करो, पार्लियामेंट को मत चलने दो। सदन के बाहर भी गांधी जी की मूर्ति मिली हुई है इनको, वहां खड़े हो जाओ प्ले कार्ड लेकर के। और मीडिया मिला हुआ है ही। मीडिया में तो अभी भी मोर देन 80% लोग इन्हीं के भरे पड़े हैं, जो इन्हीं के शुभ चिंतक हैं, जो ये नहीं देखते हैं कि कौन देश के लिए, देश के भले के लिए दिन रात जुटा हुआ है और कौन डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है, देश की छवि को बर्बाद करने में लगा हुआ है, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। मैं आपको 2-3 उदाहरण दे सकता हूं जो मैं बात कह रहा हूं इसको प्रमाणित करने के लिए। जब कोविड काल था तब किस तरह के बयान दे रहे थे राहुल गांधी कि साहब इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है, सब तबाह हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे लोग। यानी आप अपनी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में इतने गैर जिम्मेदाराना बयान देकर के उन विदेशी पूंजी निवेशकों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो भारत में आकर के पूंजी निवेश करना चाहते हैं। आप जो देश का युवा है उसको भ्रमित भी कर रहे हैं, उकसा भी रहे हैं, निराशा की गर्त में धकेलने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके बाद एक और हरकत इन्होंने की थी। इन्होंने अमर्त्य सेन से लेकर के कई तथाकथित अर्थशास्त्रियों को, जिनमें रघुराम राजन भी थे और कुछ दूसरे लोग भी थे, इनको पकड़ पकड़ करके इनसे इंटरव्यू करवाए थे और उनसे कहलवाया था कि बहुत बुरा दौर आने वाला है भारत का, और अगर जीडीपी जो है वो 5% भी रह गई तो बहुत बड़ी बात होगी। क्यों भाई आप इस तरह की बातें करवा रहे थे?
जब जीएसटी लागू किया गया, जब आर्थिक सुधार किए गए, जब विमुद्रीकरण किया गया, तब इन्होंने किस तरीके से व्यापारियों को भड़काया था, आम लोगों को भड़काया था। जब सीएए लाई ये सरकार, तब मुसलमानों को किस तरीके से भड़काया था। जब 3 कृषि कानून लाकर के किसानों के फायदे के लिए कोशिश की इस सरकार ने, किस तरह 13 महीने तक इन्होंने खालिस्तानियों के साथ मिलकर के, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के और चाइना के इशारे पर यहाँ पर जो है ये उपद्रव करवाया, पूरा तांडव करवाया। यानी देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठाने के लिए, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, और इस पूरे इकोसिस्टम में केवल मीडिया के कुछ लोग नहीं हैं, बुद्धिजीवी हैं, एक्टर हैं, दूसरे लोग हैं, और मैं तो कहूंगा कि न्यायपालिका में भी बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनको फेवर करते आ रहे हैं। अब जाकर के थोड़ा सा न्यायपालिका से ये उम्मीद जगी है कि वो न्यूट्रल रह करके कुछ फैसले करेगी देश के व्यापक हित में। अब जाकर के उम्मीद जगी है, वरना आप देखिए कि इनकी साजिशों के तार कहां कहां बिछे रहे हैं। तो क्या ये जनता बेवकूफ है, ये समझती नहीं है? देखिए, ये सोशल मीडिया का जमाना है और मिनटों में लोग एक्सपोज करके रख देते हैं ऐसे लोगों को जो इस तरह के पाखंडों का सहारा लेते हैं और एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इनके पुराने कारनामों की पूरी लिस्ट जो है वो मिनटों में सोशल मीडिया पर आ जाती है। जी सर, आपने कहा शुरुआत में ही कि बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रही हैं ममता बनर्जी की, खड़गे का नाम आगे कर रही हैं। अभी बैठक से एक दिन पहले केजरीवाल और ममता बनर्जी अकेले में मिले भी थे। लेकिन कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ममता बनर्जी को हकीकत पता है कि 2024 में आना मोदी नहीं है, इसलिए उनको लग रहा है कि चलिए इनको आगे कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे ये बताइए, ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, जगन मोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, ये सब किसके गर्भ से निकले हैं या किसकी कीमत पर आगे बढ़े हैं? अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की कीमत पर आगे बढ़े हैं। क्या इनके दिलों में कांग्रेस के प्रति सद्भावना होगी या ये चाहेंगे कि इन राज्यों में कांग्रेस मजबूत हो जाए और हम कमजोर हो जाएं? मतलब एक लॉजिकल एक बात मैं कर रहा हूं। क्या शरद पवार चाहेंगे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस बड़ी पार्टी बन जाए और वो छोटी बन जाए? या के चंद्रशेखर राव जो कांग्रेस के गर्भ से निकले हैं वो बर्दाश्त करेंगे क्या? या अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में भी कांग्रेस को रिप्लेस करके अपनी सरकार में आए, पंजाब में भी उन्होंने कांग्रेस को रिप्लेस किया है, वो कांग्रेस का भला क्यों चाहेंगे? और गांधी नेहरू परिवार का तो बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे। ये एक्चुअल में कांग्रेस में आग लगाने की शुरुआत कर दी इन्होंने। आज के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति आप जरा थ्योरियां देखिएगा चढ़ी हुई, राहुल गांधी की भी, सोनिया गांधी की भी। एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा अगर टाइम हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो राजीव गांधी पश्चिम बंगाल में थे और प्रणब दा भी उस समय कलकत्ता में थे। तो उनको जब सूचना मिली राजीव गांधी को, तो उन्होंने प्रणब दा को जो है मैसेज भिजवाया कि मुझे तुरंत दिल्ली लौटना पड़ेगा और आप मेरे साथ चलिए। दोनों एक ही जहाज में वापस आ रहे थे और पायलट से बीच बीच में राजीव गांधी पूछ रहे थे कि एम्स से क्या सूचनाएं हैं, क्या नहीं है, अपडेट हो रहे थे। सूचना मिल गई थी कि इंदिरा जी नहीं रही। तो राजीव गांधी ने, चूंकि सीनियर मोस्ट आदमी थे कांग्रेस के प्रणब दा, तो और इंदिरा गांधी की कैबिनेट में रह चुके थे, उस समय भी कैबिनेट में थे, तो उनसे पूछा कि ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी इमरजेंसी के टाइम में क्या फैसला लेना होता है। तो उन्होंने कहा कि 2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक बार तो जब जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे थे तो केयर टेकर के तौर पर गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था, और उसके बाद फिर ताशकंद यात्रा के समय जब लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे थे तो कुछ समय के लिए फिर से गुलजारी लाल नंदा को केयर टेकर प्रधानमंत्री बनाया गया था। बाद में फिर नेहरू जी, मतलब गुलजारी लाल नंदा की जगह लाल बहादुर शास्त्री को शपथ दिलाई गई और फिर लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे तो गुलजारी लाल नंदा बने और फिर इंदिरा गांधी बनी। उन्होंने तो सीधेपन में जो घटनाएं हुई थी वही बताई थी।
वो एयरपोर्ट पर उतरे, यहाँ माखन लाल फोतेदार से लेकर के तमाम लोग जो हैं उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे। उनको गाड़ी में बैठाया और प्रणब दा फिर दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो गए और राजीव गांधी एम्स के रास्ते में। तो उन्होंने माखन लाल फोतेदार को बताई कि मैंने प्रणब दा से पूछा था विमान में, तो उन्होंने मुझे ये बात कही है कि ऐसी इमरजेंसी में ये होता है। तो माखन लाल फोतेदार ने कहा कि आप नहीं समझे कि प्रणब दा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजीव गांधी ने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सीनियर मोस्ट होता है उसको केयर टेकर प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, यानी प्रणब दा प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। राजीव गांधी कान के कच्चे थे, उन्होंने उसके बाद से पाला खींच लिया और उसके बाद प्रणब दा को अलग थलग कर दिया। 1984 में जब लोकसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें मिली और जब राजीव गांधी की सरकार बनी, गठन हुआ मंत्रिमंडल का, उसमें प्रणब दा नहीं थे और प्रणब दा को अलग पार्टी बनानी पड़ी थी। एक सोशलिस्ट करके कुछ पार्टी बनाई थी। 5-6 साल वो कांग्रेस से बाहर रहे थे। बाद में अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी, कुछ और लोगों के इनिशिएट पर, क्योंकि सिक्किम में या मणिपुर में कुछ विधानसभा चुनाव होने वाले थे, वहां पर प्रणब दा की जरूरत पड़ रही थी, तो फिर एंट्री हुई थी उनकी। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस परिवार की, ये जिससे दुश्मनी ठान लेते हैं उसका क्या हाल करते हैं। ये दो उदाहरण हमारे सामने हैं, एक प्रणब दा का और एक चाचा केसरी का। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर के इन्होंने तो आग लगा दी है कांग्रेस के भीतर, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि उनको पता है कि नरसिम्हा राव के साथ भी तो ऐसे कुछ हुआ था ना, कि उनके शव को वहां भी नहीं रखने दिया गया था कांग्रेस दफ्तर में। नहीं, वो तो एक्चुअल में अलग किस्सा था। वो अच्छा। हुआ ये था कि सोनिया गांधी की जैसी आदत है कि, और ये अंग्रेज मानसिकता के लोग हैं, ये इंडियंस को कुछ समझते नहीं है। इनकी एरोगेंस एक अलग लेवल की होती है और ये समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं, सुपीरियर। तो इनको लगता है कि भले ही प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे यहाँ उसको हाजिरी लगानी चाहिए, बगल में फाइल दे करके आना चाहिए और आकर के हमसे बात करनी चाहिए, तब फैसले करने चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए थे, सहमति थी सोनिया गांधी की, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बन गए। वो इनके चपरासी की भूमिका में आने को तैयार नहीं थे। और एक दो बार तो ऐसा भी हुआ सार्वजनिक तौर पर, जब सोनिया गांधी थोड़ा सक्रिय हो गई थी, उन्होंने सोनिया गांधी को डपट भी दिया था। और वो कभी 10 जनपद उस तरीके से नहीं गए कि मैं सलाह लेने के लिए या इनके निर्देश लेने के लिए या परिक्रमा करने के लिए इनके यहाँ जाऊं। इसलिए पीवी नरसिम्हा राव से इनकी बहुत बुरी तरीके से ठन गई थी। और बाद में जब पीवी नरसिम्हा राव की डेथ हुई और उनका पार्थिव देह जा रहा था हैदराबाद, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने जगह ही नहीं लेने दी उनके पार्थिव देह को अंतिम संस्कार देने के लिए, कहा कि इनके गांव ले जाओ, तेलुगु बिड्डा है। तो कांग्रेस दफ्तर से पहले जो वो शास्त्री भवन, शास्त्री निवास से के स्मृति के पास जो चौराहा है, वहां गाड़ियां खड़ी रही थी कांग्रेस दफ्तर में, उनके पार्थिव देह को इन्होंने घुसने नहीं दिया। तो ये क्या परिवार है, ये तो देश की जो आज की पीढ़ी है उतना समझती नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अतीत में क्या क्या घटनाएं हुई हैं और इन्होंने किस किस तरह की चीजें की हैं, किस तरीके से लोगों को नीचा दिखाया। और क्या मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जानते हैं कि उनको नाम का अध्यक्ष बना करके इन्होंने केवल फेस सेविंग की थी, जो आरोप लग रहा था कि ये तो वंशवाद और परिवारवाद को ही तरजीह दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और 1998 में चाचा केसरी को बाहर करके सोनिया गांधी अध्यक्ष बनाई गई थी। जब तक राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं बना दिया गया तब तक सोनिया गांधी बनी रही। और जब राहुल गांधी ने तैश में आकर के, झोंक में आकर के वो 2019 के नतीजों के बाद इस्तीफा दिया, तो फिर सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनकर के बैठ गई। तो इतना लंबा समय तक कौन कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है? ये गांधी का नाम लेकर के घूमते हैं। गांधी जी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? सिर्फ एक बार बने थे। एक बार।
जी। सर सोनिया गांधी तो मेरे ख्याल से 28-29 साल तक लगातार अध्यक्ष रही है कांग्रेस की। नहीं, 1998 से लेकर के और जब तक राहुल गांधी नहीं बन गए अध्यक्ष तब तक थी, और उसके बाद फिर बन गई। तो करीब-करीब 20 साल तो बनते ही हैं, 20-21 साल तो बनते ही हैं उनके अध्यक्ष बने रहने के। इतना तो कोई भी नहीं बना, और वो भी एक विदेशी मूल की। सर और अब तो जो प्रणब दा की बेटी ने किताब लिखी है सुष्मिता ने, उसने भी और पोल पट्टी खोली है कांग्रेस की, राहुल गांधी पर किस तरह के सवाल खड़े किए हैं और टाइमिंग भी बड़ी खतरनाक है। हाँ, शर्मिष्ठा ने। लेकिन हम्म, वो जो मैंने प्रकरण बताया है, वो उसको उस तरीके से नहीं लिख पाई किताब में। मुझे नहीं पता हम्म, कि क्यों नहीं लिख पाई। कभी हम्म, प्रणब दा ने उनसे ज़िक्र किया कि नहीं ज़िक्र किया, लेकिन ये घटना हुई थी और उस समय बहुत चर्चा का विषय बनी थी, और बाद में भी कुछ लोगों ने अपनी पुस्तकों में उस घटना का उल्लेख किया है। पर बहुत सारी किताबें आई हैं। नटवर सिंह जब अपनी एक आत्मकथा लिख रहे थे, हम्म, तो ये प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी उनके वसंत विहार के आवास पर पहुंच गई थी, जबकि नटवर सिंह और इस परिवार में ठनी हुई थी। वो जो तेल स्कैम हुआ हम्म, था हम्म, इराक हम्म। के साथ, उसको लेकर के, तो वहां केवल ये जानने के लिए पहुंच गई थी कि कोई एडवर्स टिप्पणी तो नहीं है, ऐसी तो नहीं है जो गांधी नेहरू परिवार को असहज करती हो। और प्रियंका वाड्रा उनसे विनती करके आई थी कि प्लीज अगर ऐसा कुछ लिखा गया हो तो उसको हटा दीजिएगा। कितने इमेज कॉन्शियस लोग हैं सर ये। पर आप सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा दाव खेला है केजरीवाल और ममता बनर्जी ने। हालांकि मुझे ये भी लग रहा था कि उन्होंने शायद नीतीश कुमार को भी साइडलाइन किया है, लेकिन उन्होंने तो सच में आग लगा दी है कांग्रेस के अंदर। और खड़गे ने भले उस वक्त सबको चुप करा दिया कि नहीं नहीं हमें तो चुनाव पर ध्यान देना होगा, लेकिन ये मामला आगे बढ़ेगा और खड़गे के लिए अब बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो जाएगी। क्योंकि हमने पिछले दिनों बहुत बार देखा है सर कि मंच पर अगर सोनिया गांधी खड़ी हैं, खड़गे खड़े हैं, तो खड़गे की तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। वो खुद के, आपको याद होगा कि कितनी बार कहते हैं कि आला कमान तय करेगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और फिर हमने मनमोहन सिंह की कार्यप्रणाली भी देखी, लगातार 10 साल तक वो पीएम क्यों बने रहे, क्योंकि उनकी हर फाइल 10 जनपद जाती थी, सोनिया गांधी की सुनते थे। हमने कितने ऐसे वीडियो देखे जहां पर कोई विदेशी मेहमान आ रहा है, वो भी सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहा है, और बेचारे वो साइड पे खड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आप सही कह रहे हैं कि इसी इसी तरह की रणनीति है। और अगर अब खड़गे के साथ ये सब किया है ममता बनर्जी ने, तो उनको मुश्किल में डाल दिया है। नहीं, उन्होंने एक्चुअल में राहुल गांधी को रिजेक्ट नहीं किया है प्राइम मिनिस्टर हम्म, चेहरे हम्म, के तौर पर। उन्होंने तो पता नहीं कौन सी खरगे से दुश्मनी निकाली है। अब खरगे पर क्या बीतेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, अंजू जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि खड़गे पर क्या बीतेगी आने वाला समय बताएगा। लेकिन चलिए अभी ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इनकी बैठकें और कितनी होंगी, कब ये लोग प्रचार शुरू करेंगे, और सीट शेयरिंग सर जो सबसे बड़ा मुद्दा है सबके बीच में, वो कैसे सॉल्व होगा। भले ही सेक्रीफाइस करने को तैयार है, लेकिन ममता बनर्जी कितनी सीटें कांग्रेस को देने को तैयार होंगी, अखिलेश यादव कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को, चिरकुट मुरकुट पता नहीं क्या क्या बोल चुके हैं। तो ये सब कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर चर्चा अभी तक नहीं हुई है, बस मोटे तौर पर बातें होती हैं। लेकिन आगे चलकर देखते हैं किस तरह से इस मामले को सुलझाता है इंडिया अलायंस। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के घर में आग जरूर लगा दी है केजरीवाल और ममता बनर्जी ने। सर इस मुद्दे पर आपने विस्तार से चर्चा की, वक्त निकाला मेरे जी, लिए, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम।